Bismillahirrahmanirrahim. I welcome to all of you once again the combined session of current affairs and Pakistan affairs. And today we are going to discuss one of the most important topics, that is 18th Amendment. फराज कह रहे हैं सर नो वॉइस एट ऑल। मैंने स्टार्ट ही अभी किया है, तो इससे पहले आपको आवाज कैसे आएगी, आप लोग थोड़ा सा देर लगाते हैं ज्वाइन करने में, तो काइंडली जैसे ही लिंक सेंड करूं तो सब लोग ज्वाइन कर लिया करें। अच्छा, कोर्स आउटलाइन दोबारा देख लेते हैं। हर एक क्लास के आगाज में हम जो है वो कोर्स आउटलाइन देखते हैं ताकि हमें अंदाजा हो जाए कि कहाँ कहाँ कितनी चीजें हमने कवर कर ली हैं, और फिर उस हिसाब से हम जो है वो चीजों को आगे लेकर बढ़े। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम यहाँ पे पहुंच तो डिटेल जी, ठीक है जी, तो हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं। ये रहा हमारे पास डिबेट ओवर 18th अमेंडमेंट ग्लू और सॉल्वेंट फॉर द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। और आज ही मैं आपके साथ शेयर करूंगा लेक्चर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 एंड इट्स अमेंडमेंट्स। बेसिकली हमारे पास 25 अमेंडमेंट है, 25 से 26 टोटल अमेंडमेंट्स हैं, जिसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है फर्स्ट अमेंडमेंट है, सेकेंड अमेंडमेंट है, उसके बाद हम चलते हैं तो 8th अमेंडमेंट है। ठीक है, फिर हमारे पास आगे चले तो 13th अमेंडमेंट, 14th अमेंडमेंट, 17th अमेंडमेंट, 18th अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है। फिर आगे जाके जो है वो 21st है, इसी तरह 23rd है, फिर 20, और इसी के बाद आप फौरन वो लेक्चर सुनिएगा ड्राइव के ऊपर। ठीक है, फिर अब हमारा लेक्चर यहाँ पर चीजें हो जाएंगी, रुक जाएंगी, क्योंकि मंडे से हमारी फिर स्टार्ट है वर्कशॉप, और फिर वर्कशॉप में हम जो है वो एक्स्ट्रा जो टॉपिक्स हैं उनको हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें एक्स्ट्रा तो नहीं है, खैर इसी कोर्स का हिस्सा है, लेकिन आपका बैच क्योंकि वर्कशॉप के बीच में है तो वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके हम यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा पैराडाइम शिफ्ट जियो पॉलिटिक्स टू जियो इकोनॉमिक्स अफगानिस्तान, ब्रिक्स, और जो है वो हम ब्रिक्स बोल रहा हूँ BRI, और जो दूसरा है वेस्टर्न वर्ल्ड का वो हम डिस्कस करेंगे, और EU की US, और जो है वो क्वाड वो, और फिर क्लाइमेट चेंज। ये 3 दिन, ये 6 लेक्चर करके फिर हम दोबारा जो है वो यहीं से स्टार्ट करेंगे, और फिर इंशाल्लाह सिविल मिलिट्री रिलेशंस, और इसको बड़ी तेजी के साथ इंशाल्लाह आगे बढ़ा जाएगा, और कोशिश करेंगे कि नवंबर के मिड तक इंशाल्लाह अपना कोर्स कंप्लीट कर लें। चलें जी, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू एनी लेक्चर, एनी प्रीवियस लेक्चर, काइंडली आस्क। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो पूछें, अगर नहीं है तो मुझे बताएं ताकि मैं आगे बढ़ूं। किसी का कोई क्वेश्चन है, यस और नो में मुझे आंसर करते रहिएगा। चले जी, क्वेश्चन नहीं है तो 18th अमेंडमेंट पे चलते हैं जी। हमारे पास ये रहा लेक्चर। ठीक है जी, व्हाट इज 18th अमेंडमेंट, हमारा एजेंडा क्या है, व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस सेशन। 18th हमारा बेसिकली वी आर ट्राइंग टू find the answer of this question. What is 18th amendment? Is it a glue or solvent for the Federation of Pakistan? In simple language, is it a beneficial amendment? क्या ये अच्छी अमेंडमेंट थी, कंस्ट्रक्टिव अमेंडमेंट थी, या डिस्ट्रक्टिव अमेंडमेंट थी? इसने पाकिस्तान के फेडरेशन के स्ट्रक्चर को मजबूत किया है या वीकन किया है? व्हेन एंड हाउ वाज इट पास्ड? क्या है, किस तरह पास की गई? व्हाट आर द payoffs and strength of 18th अमेंडमेंट? इसके पॉजिटिव्स क्या हैं? हाउ डज 18th अमेंडमेंट स्ट्रेंथन द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान? किस तरह ये पाकिस्तान की फेडरेशन को मजबूत कर रही है? व्हाट आर द डेफिशिएंसीज एंड रिस्क इन्वॉल्व इन 18th अमेंडमेंट? क्या रिस्क है, क्या डेफिशिएंसीज हैं, क्या लूप होल्स हैं? शुड वी रिवोक 18th अमेंडमेंट? मेजर क्वेश्चन, क्या हमें रिवोक कर देनी चाहिए? बिकॉज देयर आर सेवरल वॉइसेस एट द फेडरल लेवल दैट वी शुड रिवोक द 18th अमेंडमेंट। कर देनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? इफ यस, then why? If no, then what will be the alternative? What is the way forward? What are the remedies to make this amendment better, more constructive for the federation? तो इन सवालों के हम तमाम जवाब देंगे। इन अ नटशेल वी आर गोइंग टू क्रिटिकली रिव्यू द 18th अमेंडमेंट। हम जो है वो 18th अमेंडमेंट को क्रिटिकली रिव्यू करने जा रहे हैं। अक्सर बच्चे बोलते हैं ना क्रिटिकल एनालिसिस या क्रिटिकल रिव्यू का क्या मतलब होता है, ये आपके सामने पॉइंट्स लिखे हैं। दैट इज व्हाट वी कॉल क्रिटिकल रिव्यू। 18th अमेंडमेंट एन इंट्रोडक्शन।
PCCR, Parliamentary Committee on Constitutional Reforms, was formed in 2009. अगर मैं आपको बोलूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो टेन्योर था, जिसमें मिस्टर जरदारी और जो है वो यूसुफ रजा गिलानी, और फिर बाद में प्राइम मिनिस्टर भी आए, जरदारी साहब जो थे वो प्रेसिडेंट थे 2008 से लेके 2013 तक. देयर इज अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म ऑन देयर गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म, सर्विस डिलीवरी, उसके ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म है मीडिया के अंदर भी. बट उनकी एक या दो अचीवमेंट ऐसी हैं जो कोई उसको निग्लेक्ट नहीं कर सकता या कोई एक्नॉलेज किए बगैर नहीं रह सकता. एंड बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ दैट टेन्योर वाज द promulgation of 18th amendment. ठीक है, 18th amendment का जो पास था वो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, बिकॉज क्योंकि उस टाइम पर जो है पहली दफा पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को डिवॉल्व किया गया और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को इंश्योर कराया गया और सही मायनों में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इंश्योर कराया गया. इससे पहले हम देखेंगे हिस्ट्री का भी मैं आपको बताऊंगा, इससे पहले पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन था तो, लेकिन वो सही से प्रोविंशियल ऑटोनॉमी नहीं दी जाती थी. और दूसरी अचीवमेंट वो भी बहुत ज्यादा अचीवमेंट थी, लेकिन उसकी ऑब्जेक्टिव वैल्यू इतनी नहीं है जितनी सब्जेक्टिव वैल्यू है, और वो है स्टेट अपॉलजी टू द पीपल ऑफ बलूचिस्तान. पाकिस्तान ने स्टेट लेवल पे, आपके प्रेसिडेंट ने बलूचिस्तान के लोगों से स्टेट अपॉलजी की थी कि यस वी आर सॉरी फॉर द मिस्टेक दैट वी कमिटेड इन द पास्ट एंड वी होप दैट द मिस्टेक्स विल नॉट बी रिपीटेड इन द फ्यूचर. और फिर आगाज हकूक बलूचिस्तान पूरा पैकेज दिया गया था. बट यही चीज अगर उस टाइम पर ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के साथ भी की जाती तो शायद डिबैकल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान नहीं होता. तो ये दो अचीवमेंट अपने जहनों में रखिएगा. इसी तरह PMLN के टेन्योर पर भी बहुत क्रिटिसिज्म है, लेकिन उनकी भी काफी अचीवमेंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी हो, वाटर पॉलिसी हो. ठीक है, इसके अलावा उनकी जो ऑटोमोबाइल सेक्टर की पॉलिसी है बहुत ज्यादा अच्छी है. इसी तरह इंटीरियर मिनिस्ट्री में जो चौधरी निसार ने ई सिम को रजिस्टर्ड कराया, NGOs को बोला कि आप रजिस्टर करें, बहुत ज्यादा अचीवमेंट्स हैं. कोई भी गवर्नमेंट फेलियर नहीं होती. ठीक है, ये अपने जहन में याद रखिएगा. करप्शन वरप्शन के इल्जाम अपनी जगह, उसके अंदर में नहीं जाता, बट गवर्नेंस वाइज हम देखेंगे तो द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ द टेन्योर ऑफ 2008 to 2013 वाज 18th अमेंडमेंट. अब 18th अमेंडमेंट में क्या है जी? पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म बनी, एक पूरी कमेटी बनी. उस कमेटी में सिर्फ पीपल्स पार्टी के लोग नहीं, हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे. And that committee conducted 77 meetings. ठीक है, आउट ऑफ द ब्लू. ये बताने का मकसद यही है कि जब भी कोई सवाल आए कि भाई रिवोक कर देना चाहिए या क्रिटिकली एनालाइज करें या ऐसे भी आ सकता है 18 अमेंडमेंट के ऊपर, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये आउट ऑफ द ब्लू कोई अमेंडमेंट नहीं आई. इसके पीछे पूरा वर्क था और एक्सटेंसिव काम था. डिस्कशंस हुई, डिबेट्स हुई. कितनी मीटिंग्स की गई? 77 मीटिंग्स. इवेल्युएट 986 प्रपोजल्स बाय इनकॉर्पोरेटिंग द इनपुट फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ. तमाम पार्टीज से, जिनको इम्पैक्ट होगा उन लोगों से, सिविल सोसाइटी से, NGO से, सबसे प्रपोजल्स लिए गए 986 प्रपोजल से. और उसके बाद ये अमेंडमेंट जो है वो यूनानिमसली अप्रूव की गई पार्लियामेंट में ऑन अप्रैल 8, 2010. नॉट अ सिंगल वोट अगेंस्ट द अमेंडमेंट. एक भी सिंगल वोट अमेंडमेंट के अगेंस्ट में नहीं था. ठीक है जी. Signed by the president, become the law on April 19, 2010. यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसको हम कर देते हैं 2010 को क्या बन गया जब प्रेसिडेंट ने इसको साइन किया. ठीक है जी. And it is the biggest amendment in the constitution of Pakistan till this day. Why it is called the biggest amendment? Because the single amendment, there's a might be, मैं अपना कैमरा बंद कर देता हूँ या थोड़ा सा कनेक्शन अनस्टेबल है. अच्छा, मैं क्या कह रहा था कि unanimously approved by the parliament, and this is the biggest amendment to this day. And why is it called the biggest amendment? Because the single amendment consists of 104 changes in the constitution. एक अमेंडमेंट ने 104 चेंजेस किए कॉन्स्टिट्यूशन में. तो अगर आप 18th अमेंडमेंट को रिवोक करेंगे तो आप देख लेंगे कितना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्योस पैदा हो सकता है. 104 तरमीम एक सिंगल तरमीम के अंदर. ठीक है. सो दिस इज 18th अमेंडमेंट. याद क्या रखना है आपने? 2 से 3 बातें याद रखनी है. पहली कि कंसेंसस के साथ पास हुई, यूनानिमसली अप्रूव्ड पास हुई, एंड नॉट अ सिंगल वोट अगेंस्ट इट, एंड इट्स द बिगेस्ट अमेंडमेंट कंसिस्टेड ऑफ 104 चेंजेस.
How 18th Amendment strengthened the Federation of Pakistan and what are its positive points? Come to the point कि भाई 18वीं तरमीम है क्या? अच्छा, इससे पहले मैं ये इसको डिस्कस करूं कि क्या पॉजिटिव में थोड़ा सा पाकिस्तान का फेडरेशन स्ट्रक्चर समझ लें कि पाकिस्तान की फेडरेशन है क्या, और डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट समझ लें कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्टेट जिसको हम कहते हैं वो क्या होती हैं, उसको भी हम समझ लें। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या जो है वो तीसरी फॉर्म भी होती है कॉन्फिडरेशन, उसको हम समझ लें वो क्या होता है। पहले अगर हम पाकिस्तान की फेडरेशन को देखें तो पाकिस्तान की फेडरेशन जो है वो एक सेंटर है, कैपिटल इस्लामाबाद, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट है, और पाकिस्तान के 4 जो है वो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं जिनको प्रोविंसेस कहा जाता है, सिंध, पंजाब, केपीके एंड बलूचिस्तान। ठीक है, फिर उस प्रोविंसेस से नीचे आए तो डिवीजन्स हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, फिर सो ऑन एंड सो फोर्थ, लेकिन अब वहां पे हम अभी बात नहीं कर रहे हैं। तो ये हमें ध्यान में होना चाहिए कि सेंटर और प्रोविंसेस। ठीक है, अब याद रखना, ये मैं बता इसलिए रहा हूं कि आगे आगे जाके डिस्कशन में काम आएगा, कि जब भी डिबेट होती है ना कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की, तो हमेशा एक डिबेट ट्रिगर होती है कि भाई सूबों के पास इख्तियार होगा कि सेंटर के पास इख्तियार होगा। चाहे यूनाइटेड स्टेट्स का कॉन्स्टिट्यूशन हो 1776 में जब यूनाइटेड स्टेट्स बना, और फिर 80s में जाके उनका कॉन्स्टिट्यूशन बना, तब भी वहां पर ये डिबेट थी कि भाई क्या कांग्रेस के पास पावर होगी या स्टेट्स, सूबों के पास, उनके सूबों को स्टेट्स कहा जाता है, या स्टेट्स के पास पावर होगी, सेंटर स्ट्रांग होगा कि सेंटर वीक होगा। सेम इज द केस विद पाकिस्तान। जब भी कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हमारे पास ये डिबेट थी कि क्या सेंटर स्ट्रांग होगा, क्या फेडरल गवर्नमेंट स्ट्रांग होगी, या आप सूबों को पावर देंगे या सूबे स्ट्रांग होंगे। अब इसका क्या किया जाए, इसमें फिर ये देखना चाहिए कि आपके जो फाउंडिंग फादर्स हैं उनका क्या विजन है। ठीक है, ये बातें जरा समझना इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड और कॉम्प्रिहेंड द 18th अमेंडमेंट। तो हमें इस वक्त ये देखना होता है कि भाई हमारे जो फाउंडिंग फादर्स हैं उनका क्या विजन है। तो मोहम्मद अली जिन्ना, कायदे मोहम्मद अली जिन्ना के विजन और उसके स्टेटमेंट्स हमारे सामने हैं, चाहे वो लखनऊ पैक्ट हो, चाहे वो जो है वो 14 पॉइंट्स हो, या दिल्ली दरबार की डिबेट हो, और आगे जाके फिर उनके दूसरे स्टेटमेंट्स हो। मोहम्मद अली जिन्ना ने हमेशा बोला कि द फ्यूचर फॉर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शुड बी पार्लियामेंट्री और फेडरल स्ट्रक्चर होगा। इंडिया जो है एक फेडरेशन होगी, इंडिया कभी भी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं होगी, एंड द पावर, द रेजिड्यूअल पावर शुड बी वेस्टेड इन द प्रोविंसेस। असल जो रिपोजिटरी होंगे पावर के, जो असल कंसंट्रेशन होगी पावर की, वो प्रोविंसेस में होगी, सेंटर में नहीं होगी। दैट इज वाई जब पाकिस्तान का असल कॉन्स्टिट्यूशन बना 1973 के अंदर, जो बोला गया कि ये भी फेडरेशन होगा पाकिस्तान, और प्रोविंसेस को असल ऑटोनॉमी होगी और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी जाएगी, लेकिन वो कभी भी नहीं दी गई, और 18th अमेंडमेंट को उसको इंश्योर किया गया। अब आइए बात करते हैं कि भाई फेडरेशन क्या होती है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, और कॉन्फिडरेशन क्या होती है। याद रखें, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता है कि सेंटर बहुत पावरफुल होता है, यानी सूबों के पास पावर नहीं होती, तमाम पावर सेंटर के पास होती है। वो जो चाहे सूबों में कर सकता है, वो कहीं पे भी कोई भी अमेंडमेंट ला सकता है, कोई भी कानून बदल सकता है रिलेटेड टू एजुकेशन, लॉ, रूल ऑफ लॉ, या सिक्योरिटी से रिलेटेड, वाटर से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, उसके पास पावर होती है। उसने डिसीजन ले लिया, पार्लियामेंट से वो कॉन्स्टिट्यूशन पास हो गया, तो सूबों का भी उस पर लाजिम है कि उस लॉ को फॉलो करें। दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जी कॉन्फिडरेशन। अब कॉन्फिडरेशन क्या होती है, वो एक लूज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसमें सूबे बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, सेंटर बहुत ज्यादा वीक होता है, सूबे बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। तीसरी है जी हमारे पास फेडरेशन। अब फेडरेशन में क्या होता है हमारे पास कि कुछ हद तक पावर जो है वो सेंटर के पास होती है टू अ सर्टेन एक्सटेंट, कुछ सब्जेक्ट सेंटर के पास होते हैं, लेकिन ज्यादा सब्जेक्ट्स जो हैं वो सूबों के पास होते हैं, और वो है पाकिस्तान। फॉर एग्जांपल डिफेंस, फॉरेन रिलेशंस, करेंसी, इकोनॉमी, ठीक है, टैक्स, जो 2 बड़े इनकम टैक्स है जो आपके पास, वो, या सेल टैक्स हो गया, वो, ये कुछ बड़े सब्जेक्ट्स आपके सेंटर के पास हैं, लेकिन जो असल सब्जेक्ट्स हैं वो किसके पास हैं, वो सूबों के पास है, वो इख्तियार सूबों के पास है, लाइक एजुकेशन, हेल्थ के अलावा, इसके अलावा रूल ऑफ लॉ, गवर्नमेंट, तमाम चीजें किसके पास चली गई, सूबों के पास। तो इस तरह की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फेडरल फॉर्म ऑफ फेडरेशन कहा जाता है, जिसमें कुछ हद तक सेंटर के पास पावर होती है, लेकिन तमाम रेजिड्यूअल पावर्स किसके पास होती है, प्रोविंसेस के पास। और इसी चीज को 18वीं तरमीम ने इंश्योर किया। ठीक है, हमने शुरू से कहते थे कि पाकिस्तान में फेडरेशन होगी और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होगी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होगी, ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी नहीं दी गई थी।
ठीक है, जिसकी वजह से हमने देखा कि फेड फॉल ऑफ ढाका हुआ, उस वक्त अगर ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी जाती तो शायद वो चीज नहीं होती। जब जो है वो मुजीबुर रहमान ने अपने 6 पॉइंट्स दिए थे, तो कुछ लोगों का कहना था कि 6 पॉइंट्स बेसिकली, कुछ लोगों का क्या, हामिद खान ने अपनी बुक कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में लिखा है कि द 6 पॉइंट ऑफ मुजीबुर रहमान वाज बेसिकली एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। क्या जी? एक्सट्रीम स्टेटमेंट ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की जब आप प्रोविंशियल ऑटोनॉमी नहीं देते तो फिर इस तरह की वॉइसेस आती हैं और फिर एक्सट्रीम के ऊपर लोग चले जाते हैं। तो मैक्रो लेवल के ऊपर आपको सिर्फ समझाने की कोशिश की गई कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी किसे कहते हैं। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कहते हैं कि सूबे के पास इख्तियार हो, उसके पास ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट हो, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ हो, रूल ऑफ लॉ हो, लोकल गवर्नमेंट हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, और उनके पास इख्तियार हो और सेंटर के पास कम इख्तियार हो। दैट इज प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, उसको इंश्योर किया 18th अमेंडमेंट ने, और इसी को हम इंशाल्लाह डिटेल में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले जी, it tries to improve provincial and central provincial relations by ensuring provincial autonomy। सबसे पहले 18वीं तरमीम ने ये काम किया कि इसने ट्रू नेचर ऑफ फेडरेशन को रिवाइव किया। यहाँ पे मैंने आर्टिकल भी मेंशन किए हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के आर्टिकल 70 सब क्लॉज 4, इट इंश्योर्ड द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी बाय अबॉलिशिंग कंकरेंट लिस्ट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। अब थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज होगी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, लेकिन मैं आपको बहुत इजी बनाऊंगा, आपने इन लैंग्वेज से घबराना नहीं है। पहले तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि इट इंश्योर्स प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ठीक है, किसके पास सारे इख्तियारात चले गए? सूबों के पास, ठीक है। इसने ट्रू नेचर ऑफ फेडरेशन को क्या किया? रिवाइव किया, ठीक है। यहां तक बात क्लियर? यहां तक सबको समझ में आ गया? मेरे साथ साथ एक एक पॉइंट पे क्लियर होना चाहिए, वरना आगे जाके फंस जाओगे। यहां तक किसी को कोई बात समझ में नहीं आई हो? सब बोले जी, सब जल्दी जल्दी। अब्दुल्ला और शर्जील ने तो बोल दिया, तमाम लोग बताएं। ठीक है, तमाम लोग जल्दी जल्दी लिखें, जल्दी जल्दी। ठीक है, अब देखते हैं, अब जरा देखते हैं कि भाई आप सर बोल रहे हैं कि इसने ट्रू मायनों में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी, और मैं ये बोल के आगे भी चल सकता हूं कि हाँ भाई प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी, और अब ये तमाम चीजें जो है वो। सर मुजीबुर रहमान वाला काइंडली स्टेटमेंट रिपीट कर दें। मैं आपको महानूर बता रहा था कि एक टाइम ऐसा आया था कि मुजीबुर रहमान ने अपने 6 पॉइंट दिए थे कि भाई 6 पॉइंट आप मान लो वरना हमें अलग कर दो, और वो 6 पॉइंट बड़े एक्सट्रीम थे। उसने बोला था कि हमें अपनी फौज खुद से बनाने दो, हमारा अपना स्टेट बैंक होगा, हमारी अपनी करेंसी होगी, हम पाकिस्तान की करेंसी यूज नहीं करेंगे, हम अपनी करेंसी यूज करेंगे, हमारे अपने रिजर्व्स होंगे, हमारी अपनी फौज होगी। तो ये एक्सट्रीम था, ये आप नहीं दे सकते किसी को भी ना। तो ये इसलिए था क्योंकि उनको अगर शुरू में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी जाती तो शायद इस लेवल पे बात नहीं आती। दैट इज व्हाई हामिद खान रोट दैट दिस स्टेटमेंट, दिस 6 पॉइंट इज बेसिकली वाज बेसिकली एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ठीक है। अच्छा, अब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई, यहां पे बोल के मैं आगे भी बढ़ सकता हूं, लेकिन नहीं, बताना पड़ेगा किस तरह दी गई, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चेंज लाया जो अब हम बोल रहे हैं कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई। तो इससे पहले कि हम इसको पढ़ें, हमें ये देखना चाहिए कि 18वीं तरमीम से पहले क्या था, ठीक है। पाकिस्तान में 3 कॉन्स्टिट्यूशन आए जी, 56, 62 और 73। अभी तक 73 का कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, 1956 और 1962। अब जरा देखते हैं 1956 और 1962 के कॉन्स्टिट्यूशंस को, ठीक है। 56 और 62 का कॉन्स्टिट्यूशन जो था, इसके अंदर 3rd स्केड्यूल और 5th स्केड्यूल के अंदर, हमेशा मैं 56 के कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं, फिर 73 की भी बात करूंगा, 62 को तो अभी मैं डिस्कस करता हूं। 56 और 73 में क्या था कि 3 लिस्ट्स थी। कितनी लिस्ट थी? 3। अब 3 लिस्ट क्या थी? एक थी फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट, एक थी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव लिस्ट, एक थी कंकरेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट। अब ये होती क्या है? फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में वो तमाम सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर सेंटर कानून साजी कर सकता है और उसके ऊपर बनने वाले कानून को इंप्लीमेंट कर सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी डिफेंस है, आपके फॉरेन रिलेशंस है, आपकी करेंसी है, आपकी कम्युनिकेशन है। तो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में ये पूरे सब्जेक्ट्स लिखे हुए थे कि भाई सेंटर इनके ऊपर कानून साजी भी कर सकता है थ्रू नेशनल असेंबली, सेनेट, और फिर उनको इंप्लीमेंट भी करा सकता है। फिर एक थी कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट क्या थी? चले कंकरेंट लिस्ट को हम डिस्कस करते हैं। एक थी प्रोविंशियल लिस्ट, कि भाई प्रोविंशियल लिस्ट में वो तमाम सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर सूबाई असेंबलियां कानून साजी भी कर सकती हैं और उनको इंप्लीमेंट भी करा सकती हैं, ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया।
इसके बाद थी एक थी कंकरेंट लिस्ट। अब कंकरेंट लिस्ट में क्या था कि वो सब्जेक्ट थे जिनके ऊपर सूबे भी कानून साजी कर सकते हैं और सेंटर भी कानून साजी कर सकता है और उसको इंप्लीमेंट करा सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर सूबे एक कानून साजी करें और सेंटर एक कानून साजी करे और दोनों की जो लेजिस्लेशन है वो आपस में एक दूसरे से टकरा रही हो, तो उस सिलसिले में क्या होगा? उस सिलसिले में उन कॉन्स्टिट्यूशंस में ये था, 73 में भी ये लिखा गया था आपने तरमीम करके, कि सेंटर की लेजिस्लेशन मानी जाएगी, ठीक है, प्रोविंस की बात नहीं मानी जाएगी। कंकरेंट लिस्ट के अंदर किसकी बात की जाएगी? सेंटर, इन केस अगर दोनों की लेजिस्लेशन जो है वो आपस में टकरा रही हो, ठीक है। तो इज इट, वॉज इट अ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी? द आंसर इज नो। ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी तो है ही नहीं। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी तो ये होती है कि कुछ सब्जेक्ट्स आप सेंटर को दें, उसके अलावा जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो आप इनको किसको दे दें? वो आप दे दें प्रोविंसेस को। देखिए लफ्ज अगर आप 14 पॉइंट्स निकाल के देखें मोहम्मद अली जिन्ना के, तो उसमें लिखा होता है रेजिडुअल पावर वेस्टेड इन द प्रोविंस। रेजिडुअल का मतलब होता है जितनी भी बाकी बची हुई पावर है वो प्रोविंसेस को जानी चाहिए। ये नहीं है कि आपने एक फेडरल लिस्ट बना दी, फिर आपने एक कंकरेंट भी बना दी जिसमें सूबे भी है और सेंटर भी है, और फिर एक लिस्ट आपने प्रोविंसेस को दी। ये गलत है। फिर 62 में क्या किया? 62 का तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ क्या होती है हम आगे लेक्चर में पढ़ेंगे। अब उस कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया था कि सेंटर कैन लेजिस्लेट ऑन एनी सब्जेक्ट कीपिंग इन व्यू नेशनल सिक्योरिटी, कि नेशनल सिक्योरिटी की बुनियाद पर सेंटर किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर कानून साजी कर सकता है और कोई भी चीज चेंज करके कोई भी चीज इंप्लीमेंट कर सकता है। अब आप नेशनल सिक्योरिटी के बहाने में आप कुछ भी कर सकते हैं, सूबे में आप कुछ भी कानून साजी करते हैं, कुछ भी करते हैं, उनसे बगैर पूछे आपको इख्तियार है। क्या ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है? द आंसर इज नो। ये तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी नहीं, ये तो एक तरह यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपने बना दी कि सेंटर को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया और तो नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर कुछ भी करने लग जाएगा। अब आप लोगों में से कुछ लोग होंगे जो कहते होंगे सर सेंटर बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आई एम बेसिकली कराची आइट, बेसिकली तो मैं रूरल सिंध से हूँ, लेकिन पूरी जिंदगी मैंने कराची में ही रहा हूँ। तो कराची में मेजोरिटी वहां बोलती है ना कि सेंटर के पास इख्तियार होना चाहिए, सूबे के पास इख्तियार नहीं होना चाहिए। सेंटर के पास होगा तो बड़ा अजीब जो है वो बड़ी तरक्की होगी और सूबे ने बर्बाद कर दिया सूबे को। ऐसा नहीं है, ठीक है। जब आपके सूबे के पास इख्तियार नहीं होते ना और सेंटर के पास इख्तियार होते हैं तो आपके सूबे में नेशनलिस्टिक फोर्सेस मजबूत हो जाती हैं। जब बलूचिस्तान के पास इख्तियार नहीं होंगे ना और सेंटर के पास इख्तियार होंगे तो बलूचिस्तान के गांव में से कोई भी निकलकर पॉइंटिंग फिंगर करके कर सकता है, देखो जी वो हमारा हक खा रहे हैं, हमारे बलूचिस्तान को अलग कर दो, ठीक है। ये जो देखें जी पंजाब में बैठने वाले हमारा हक खा रहे हैं, या सिंध के पास अगर इख्तियारात नहीं होंगे ना, सेंटर के पास होंगे, तो वो देखेंगे देखें जी पंजाब में बैठ के जो है ना हमारे हक खा रहे हैं, तो हमारे सिंध को अलग कर देना चाहिए, खुदा ना खास्ता। दिस इज कॉल्ड सिजिशनिस्ट फोर्सेस। अगर उस सूबे को इख्तियार होगा ना तो यू कैन नॉट पॉइंट फिंगर्स ऑन अदर्स, आप पॉइंट फिंगर नहीं कर सकते, ठीक है। आपके सूबे का एजुकेशन का निजाम खराब है, हेल्थ का निजाम खराब है, लॉ एंड ऑर्डर खराब है, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम सही नहीं है, तो किसी और का कसूर नहीं है, ये आपका कसूर है। आप अपने लोगों को बोले जो आप ही के सूबे से जीत रहे, ठीक है। तो वो सिजिशनिस्ट फोर्सेस जो है ना वो वहां पे डाइल्यूट हो जाती है। दैट इज व्हाई प्रोविंशियल ऑटोनॉमी बहुत जरूरी है। अच्छा, तो 62, 56 और 73 में क्या था? फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। 18th अमेंडमेंट ने क्या किया? 18th अमेंडमेंट ने कंकरेंट लिस्ट को खत्म ही कर दिया। 18th अमेंडमेंट ने कंकरेंट लिस्ट को खत्म कर दिया और उसमें से जितने सब्जेक्ट से वो निकाल के, बल्कि क्या किया, कंकरेंट लिस्ट को पूरा खत्म कर दिया। अब क्या किया उसने? सिर्फ 2 लिस्ट बनाई। पहले कितनी लिस्ट थी? 3। अब कितनी लिस्ट है? 2। पहली लिस्ट कहलाती है फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट पार्ट 1, दूसरी कहलाती है फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट पार्ट 2। और उसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स है उसने सबको इसको दे दिए, प्रोविंसेस को दे दिए, और उसके लिए ना प्रोविंशियल लिस्ट बनाई ना कुछ बनाई, सिर्फ बोला ये फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट पार्ट 1 है जिसके अंदर 59 सब्जेक्ट और ये 2 जिसके अंदर 11 सब्जेक्ट, और उसके अलावा जितने भी हैं वो अंडरस्टूड है कि वो किसके पास डिवॉल्व हो गए, प्रोविंसेस के पास, एंड देयर इज नो नीड ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव लिस्ट। और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव लिस्ट की हमें कोई जरूरत नहीं है। अब जरा फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में 59 सब्जेक्ट है जिसके ऊपर सिर्फ फेडरल कानून साजी कर सकता है, जिसमें डिफेंस है, एक्सटर्नल अफेयर्स है, नेशनलिटी है, करेंसी है, फेडरल एजेंसीज है, न्यूक्लियर एनर्जी है, पोस्टल कम्युनिकेशन, फॉरेन एक्सचेंज। और जो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट पार्ट 2 है ना, उसमें भी सिर्फ फेडरल को इख्तियार नहीं दिया, उसमें इख्तियार किसको दिया है? उसमें इख्तियार दे दिया सीसीआई को,
काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। अब जरा देखें ना, पहले क्या था, पहले फेडरल के पास भी तमाम इख्तियार थे, फिर कंकरेंट लिस्ट में भी फेडरल के पास इख्तियार था कि वो कर सकता है। अब यहां पर सिर्फ फेडरल किसको डील करता है, लेजिस्लेटिव लिस्ट पार्ट 1। पार्ट 2 सीसीआई को इख्तियार है। सीसीआई काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, जिसमें वजीर आजम और 4 सूबों के चीफ मिनिस्टर बैठते हैं, और कंसेंसस के साथ ही कोई काम हो सकता है, विदाउट कंसेंसस कोई काम नहीं हो सकता। यानी फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट पार्ट 2 के सब्जेक्ट्स में भी आपको प्रोविंसेस का जो है वो यस वोट या इन फेवर ऑफ वोट चाहिए। आप उनके बगैर कोई काम नहीं कर सकते, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी है, मेजर पोर्ट्स है, नेशनल प्लानिंग, नेशनल कोऑर्डिनेशन इंटरप्रोविंशियल मैटर्स, मिनरल, ऑयल, गैस, ईटीसी। इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट हैं सब प्रोविंसेस को चलेगा, चाहे वो एजुकेशन है, हेल्थ है, लोकल गवर्नमेंट है, लॉ एंड ऑर्डर है, एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो प्रोविंसेस के ऊपर डिवॉल्व कर दिए गए। और मैंने जैसे ये भी बताया कि फेडरल लेजिस्लेटिव पार्ट 2 में भी बहुत ज्यादा प्रोविंसेस का रोल है, क्योंकि आप इसमें वाटर भी है, क्योंकि आप उसके बगैर जो है वो उसके ऊपर कानून साजी नहीं कर सकते, है ना। अभी अगर ये हक नहीं होता, वाटर सिर्फ सेंटर के सब्जेक्ट होता, तो सेंटर तो पास कर देता वो 3 टायर फॉर्मूला और इनका शेयर कम कर देता। अब क्या होता, वहां से आवाजें आती कि जी हमारा हक मार दिया और ये हार दिया वो, या फिर नेशनलिस्ट फोर्सेस इंपॉर्टेंट हो जाती, स्ट्रेंथन हो जाती। दिस इज द वे, दिस इज द प्रोसेस थ्रू विच 18th अमेंडमेंट इंश्योर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। आप शुरू से सुनते हुए आए थे, बहुत सारी अखबारों में भी आप सुनते हैं, आर्टिकल्स में, रिसर्च पेपर में, डिबेट में, कि 18th अमेंडमेंट ने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को इंश्योर किया है। किस तरह किया है, क्या चेंजेस लाके किया है, कौन सी लिस्ट को खत्म किया, कितनी लिस्ट है, 2, और फिर क्या क्या चेंजेस किए हैं, ये शायद आपको आज पहली दफा डिटेल में बताया गया। यहां तक सारे पॉइंट क्लियर है जी? किस किस को ये पूरी डिटेल पहले से पता थी? ठीक है, अच्छी बात है। मरियम बोल रही है कि आपने आपका लेक्चर देखा था यूट्यूब पे। हाँ, 1-2 लेक्चर मेरे यूट्यूब पे अपलोडेड है, उसमें से 18th अमेंडमेंट का भी एक लेक्चर है जो मैं उसके ऊपर अपलोड किया हुआ है। तो अच्छी बात है मरियम, लेकिन जो बाकी के अमेंडमेंट्स के लेक्चर हैं वो हम शेयर कर देंगे आपकी ड्राइव में, तो आप वो भी देख लीजिएगा। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट पॉइंट हमने कल भी देखा था कि भाई एनएफसी अवार्ड, नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड, हमने बताया था कि भाई नए सूबे बनने चाहिए नहीं बनने चाहिए। मैं बोलता कि भाई एनएफसी में पहले ही मसला है और बाद में जाके जो है। अब देखते हैं एनएफसी क्या है। एनएफसी है जी नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड। ये दूसरा आर्गुमेंट है। अब एनएफसी अवार्ड क्या होता है? एक क्राइटेरिया है, अवार्ड नाम दिया गया है, अवार्ड जस्ट अ नेम। ये बेसिकली इट इज अ क्राइटेरिया of division of resources among the provinces and among the provinces and basically between the center and the provinces। सूबों के दरमियान कितना शेयर बटेगा और सेंटर और सूबों के दरमियान कितना शेयर होगा, ठीक है। इससे पहले क्या था जी? इससे पहले जो था वो सिर्फ पॉपुलेशन के बुनियाद के ऊपर पैसे तकसीम किए जाते थे, यानी जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा उसके पास ज्यादा पैसा, और जिसकी पॉपुलेशन कम उसके पास कम पैसा, यानी ओनली 1 पॉइंट क्राइटेरिया था। बट इसके अंदर तब्दीली लाई गई, आर्टिकल 160 सब क्लॉज 3A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर चेंजिंग लाई गई। अब ये 1 पॉइंट क्राइटेरिया नहीं है, ये 4 पॉइंट क्राइटेरिया है, जिसके अंदर पॉपुलेशन है, पुअर्टी है, रेवेन्यू कलेक्शन और रिवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी है। के सिर्फ पॉपुलेशन क्राइटेरिया नहीं है, ऑल्दो पॉपुलेशन स्टिल ऑक्युपाई अ मेजर परसेंटेज ऑफ दिस क्राइटेरिया, बट एट द सेम टाइम पुअर्टी को भी आपने रखा कि भाई ये भी देखना चाहिए कि कौन सा इलाका कितना गरीब है, और ये भी रखना चाहिए कि कौन सा इलाका कितना रेवेन्यू जनरेट करता है। तो उससे क्या फायदा हुआ? उससे जो छोटे प्रोविंसेस थे, जो डिप्राइव्ड प्रोविंसेस, उनके शेयर बढ़ा,
और वो कितना शेयर बढ़ा मैं आपको बता दूं, पंजाब का शेयर 53.2 से कम होकर 51.74 हुआ, सिंध का शेयर 24 से बढ़ के 25% पे गया, केपी का शेयर वही रहा, और बलूचिस्तान में मेजर चेंज आया, 6.8 से बढ़ के 9.09% पे चला गया। एक चीज। फिर दूसरी चीज जो मेजर हुई, जिसके ऊपर एक बहस भी है कि ये सही हुआ ये गलत हुआ, कि जो सेंटर का हिस्सा था ना, यानी जो आपकी सेंटर गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट इस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत है, उनका जो सेंटर का शेयर है फेडरल गवर्नमेंट का, वो पहली दफा कम हुआ, और जो सूबों को पैसे जाने हैं वो शेयर ज्यादा हुआ। ठीक है, यानी सेंटर का 18वीं तरमीम से पहले शेयर कितना था, 53%, 18वीं तरमीम के बाद कितना हो गया, 42.5%। ठीक है, प्रोविंसेस का शेयर 18वीं तरमीम से पहले कितना था, 46.5%, और 18वीं तरमीम के बाद कितना हो गया, 57% या 56.5%, जो भी परसेंटेज निकल रहा है वो आप निकाल लें। ठीक है जी, तो सूबों का शेयर इंक्रीज हुआ और सेंटर का कम हुआ, और मैंने ये भी बताया कि आपको एक और क्लॉज के अंदर ऐड किया गया कि सूबों का शेयर पिछले साल से कम आप नहीं कर सकते, या तो आप 57 पर मेंटेन रखेंगे 57.5 के ऊपर, या उससे बढ़ाएंगे, आप उससे कम नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं कि भाई क्यों बढ़ाया गया, सेंटर का क्यों बढ़ाया गया। इसका सिंपल लॉजिकल रीजन ये है कि आपने यहाँ पर सूबों को इख्तियारात भी तो ज्यादा दे दिए ना। यहाँ पे अगर आप देखें तो जो लेजिस्लेटिव लिस्ट कंटेंट खत्म करके सारे सब्जेक्ट्स को डिवॉल्व किया गया, तो जब डिवॉल्व किया आपने उनको अथॉरिटी दी, तो उसके लिए पैसा भी तो चाहिए ना वो रन करने का, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, लॉ हो गया, उसके लिए पैसा भी तो चाहिए ना। तो ऑब्वियसली सी बात है कि उनको पैसा पे ज्यादा देना था, उनको पैसा ज्यादा चाहिए, और फिर आपने उनको ज्यादा दिया। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट एक और काम किया गया वो है जी, इट एक्नॉलेजेस द 50% रॉयल्टी ऑफ द प्रोविंस ओवर नेचुरल रिसोर्सेज, आर्टिकल 173(2), कि जिस सूबे से जो भी नेचुरल रिसोर्स निकलेगा वो सूबा उसके ऊपर 50% रॉयल्टी क्लेम कर सकता है, 50% से मिलने वाली आमदनी क्लेम कर सकता है, और रिसोर्स का 50% क्लेम कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी भी जो पूरा आपका सुई गैस या सुई के ऊपर अकबर बुक्टी का पूरा सिनेरियो था, उसी के ऊपर था कि हमें अपना हक नहीं मिल रहा। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपने लिख दिया कि जो चीज जहां से निकलेगी 50% वो सूबा वहां पे उसको क्लेम कर सकता है। फिर तीसरा आर्गुमेंट, चौथा आर्गुमेंट हमारे पास क्या है, पहला प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का था, दूसरा एनएफसी अवार्ड का था, तीसरा रॉयल्टी ऑफ द प्रोविंसेस का था, चौथा है जी इट एस्टैब्लिश अ डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म लाइक सीसीआई। सीसीआई को एस्टैब्लिश किया गया कि भाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए आर्टिकल 153 और 154 के जरिए, जिसमें जो भी ऐसे डिस्प्यूट्स हो उसको सॉल्व किया जाए थ्रू कंसेंसस, और उसमें ऐसे सब्जेक्ट्स को रखा जिसके ऊपर डिस्प्यूट है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड दूसरी चीजों को, और वहां पर प्राइम मिनिस्टर भी हैं और चारों चीफ मिनिस्टर उनके कंसेंसस से ही जो है वो फैसला किया जाएगा। नेक्स्ट जी, स्ट्रेंथन द डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। पहले उसने इंप्रूव किया रिलेशंस को, दूसरा है जी इसने फेडरेशन के स्ट्रक्चर को, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को मजबूत किया। अब डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को किस तरह मजबूत किया जरा समझना। पहला जी, एक्सपेंड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 6, रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्शल लॉ। इससे पहले क्या होता था, इससे पहले कोई मुझे बताएगा इसका क्या मतलब है, एक्सपेंड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 6, रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्शल लॉ इन द कंट्री, एनीवन? ट्रीजन था तो ट्रीजन तो पहले भी था, अब क्या मसला है? अच्छा चलिए सुन ले, पहले क्या था, पहले ये था कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट करेगा ना, उसके लिए हाई ट्रीजन है, उसके ऊपर गद्दारी का मुकदमा लगेगा। अब क्या हुआ, अब ना सिर्फ जो एब्रोगेट करेगा बल्कि जो सस्पेंड करेगा और न वो जो है वो हेल्ड इन एबेंस रखेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल टर्मिनोलॉजीज है, उनसे खेलते थे कि भाई मैं एब्रोगेट नहीं कर रहे, हम सस्पेंड कर रहे हैं, हम सस्पेंड नहीं कर रहे, हम हेल्ड इन एबेंस कर रहे हैं। तो जो भी करेंगे आप कॉन्स्टिट्यूशन को, वक्ती तौर पर करें, टेम्पररी करें, परमानेंट करें, अगर आप करेंगे तो यू आर बेसिकली लायबल ऑफ हाई ट्रीजन।
आपको सब्जुगेट, आपको हाई ट्रीजन जो है वो आप उसके जो है वो जिम्मेदार ठहरेंगे। और ना सिर्फ वो शख्स जो ये काम करेगा बल्कि उसके अबैटर्स और सपोर्टर्स भी हाई ट्रीजन के हकदार होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि भाई हमें ऑर्डर मिला था, नहीं। इफ यू सपोर्ट दैट एक्ट और आप उसके अबैटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, तो आप भी उस हाई ट्रीजन के जिम्मेदार ठहरेंगे। फिर इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर एक और चीज ऐड की गई, तीसरा पॉइंट, कि भाई नो constitutional body or no court of law in the country can sanction the act of abrogation, suspension or any held in abeyance of the constitution। कि कोई भी जो कोर्ट है, चाहे वो प्रोविंशियल कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, वो इस एक्ट को सैंक्शन नहीं कर सकता, उसको अप्रूव नहीं कर सकता। क्योंकि इससे पहले चाहे 58 का मार्शल लॉ हो, अयूब खान वाला, सिकंदर मिर्जा वाला, फिर अयूब खान ने उसको कंटिन्यू किया, चाहे जो याया खान वाला हो, या फिर जो है वो जियाउल हक वाला हो, या फिर जो है वो परवेज मुशर्रफ वाला हो, उन सबको किसी न किसी लेवल के ऊपर आपके कोर्ट्स ने अप्रूव किया ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्ट्रीन ऑफ नेसेसिटी, नजरिया जरूरत के तहत। ठीक है, अब डॉक्ट्रीन ऑफ नेसेसिटीज की लंबी डिबेट है, लेकिन जो भी है इसको अप्रूव किया, यानी आपके कोर्ट ने इसको अप्रूव किया। तो ये भी लिख दिया गया कि भाई कोई भी कोर्ट इसको अप्रूव नहीं कर सकता ऑन द बेसिस ऑफ एनीथिंग, चाहे वो डॉक्ट्रीन ऑफ नेसेसिटी हो या कुछ भी हो, आप अप्रूव भी नहीं कर सकते। तो हाई ट्रीजन लगा ही लगा, अभी नहीं लगा, 2 साल बाद लग जाएगा जब आपका मार्शल लॉ कंप्लीट होगा। फिर जी, रिड्यूस द प्रोस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट इन द कंट्री लाइक डिसॉल्विंग इलेक्ट्रिक असेंबलीज, रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 58 भी, इसको हम आगे भी देखेंगे जब मैं तमाम अमेंडमेंट्स का लेक्चर दूंगा आपको। अब पहले क्या होता था, 90s में सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसकी, 1990 से लेकर 1999 तक के एक गेम लगी रहती थी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के दरमियान। कि भाई क्या होता था, प्रेसिडेंट सुबह को उठा, उसका मूड अच्छा नहीं है या उसका प्राइम मिनिस्टर के साथ लड़ाई हो गई, उसने बोला कि भाई मैं जो हूं ना वो नेशनल असेंबली को डिसॉल्व करता हूं। अब नेशनल असेंबली एक इलेक्टेड असेंबली है जो लोगों के वोट से लेकर आई है, लेकिन एक बंदा जिसका नाम प्रेसिडेंट है वो उसको डिसॉल्व कर सकता है, उसके पास ये पावर है। और वो पावर उसको दी थी 58(2)B ने, जो कि जियाउल हक ने इनकॉर्पोरेट किया था थ्रू 8th अमेंडमेंट में, वो थी। इसी तरह गवर्नर्स जो थे वो प्रोविंशियल असेंबलीज को डिसॉल्व कर सकते थे, जो कि इलेक्टेड असेंबली। गवर्नर उठा, उसका जो है चीफ मिनिस्टर से लड़ाई हुई, सब बोला भाई सब लोग घर जाओ। बट अब जो है वो ये 58(2)B 18वीं तरमीम में खत्म कर दिया। बेसिकली 8th अमेंडमेंट में आया था, फिर ये 14th अमेंडमेंट में फिर इसको खत्म कर दिया, फिर 17th अमेंडमेंट में मुशर्रफ दोबारा लिया है, फिर इसको 18वीं तरमीम में 58(2)B को खत्म किया गया कि अब कोई भी न प्रेसिडेंट नेशनल असेंबली को, ना गवर्नर्स प्रोविंशियल असेंबली को डिसॉल्व नहीं कर सकते विदाउट द अप्रूवल ऑफ दैट असेंबली। उस असेंबली के अप्रूवल के बगैर आप उस चीज को डिसॉल्व नहीं कर सकते। स्टेबल द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, सेनेट, इलेक्शन कमीशन और पॉलिटिकल पार्टीज को स्ट्रॉन्ग किया गया। फंडामेंटल राइट्स को जी इनकॉर्पोरेट किया गया, जिसमें राइट टू फ्री एजुकेशन 25A है, राइट टू इंफॉर्मेशन 19A है और राइट टू फ्री ट्रायल 10A है। एस्टैब्लिश द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लोकल गवर्नमेंट आर्टिकल 140A, कल मैंने आपको लोकल गवर्नमेंट का भी लेक्चर प्रोवाइड किया गया था। 18 अमेंडमेंट में ये इंश्योर कराया गया कॉन्स्टिट्यूशनली कि एवरी प्रोविंशियल गवर्नमेंट शैल एस्टैब्लिश लोकल गवर्नमेंट। अब हर प्रोविंशियल असेंबली को लोकल गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करना है हर हाल में, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है उनकी। नेक्स्ट जी, ग्रेटर क्लैरिटी इन गवर्नमेंट्स अकाउंटेबिलिटी। ये तमाम पॉइंट समझ में आ गए सबको जो मैंने अभी बताया कि डेमोक्रेटिक टेन्योर को किस तरह स्ट्रॉन्ग किया। ठीक है, इसके अंदर 2 चीजें, पहले हाई ट्रीजन वाला है, फिर दूसरा 58(2)B वाला पॉइंट है, फंडामेंटल राइट्स वाला पॉइंट है और लोकल गवर्नमेंट वाला पॉइंट है। ये 4 पॉइंट मैंने आपको बताया। नेक्स्ट है जी हमारे पास ग्रेटर क्लैरिटी इन गवर्नमेंट्स अकाउंटेबिलिटी। ये मैं पहले ही पॉइंट क्लियर कर चुका हूं बलूचिस्तान के एग्जांपल देके, सिंध की एग्जांपल देके, कि भाई जब सूबों के पास इख्तियार होते हैं ना, तो आपको पता होता है कि हमारे लोग ही इसके जिम्मेदार। यानी अगर सिंध में एजुकेशन का निजाम सही नहीं है, सिंध में लोकल गवर्नमेंट का निजाम सही नहीं है, हेल्थ का सही नहीं है, तो द पीपल ऑफ सिंध कैन नॉट और पॉइंट फिंगर टुवर्ड्स पंजाब, टुवर्ड्स इस्लामाबाद, टुवर्ड्स सेंटर। वो उनके ऊपर पॉइंटिंग फिंगर नहीं कर सकते। पैसा भी आ रहा है, उनको पता है कि हमारी गवर्नमेंट ना आए। ठीक है, इसी तरह केपीके में इंप्रूवमेंट आ रही है, पंजाब में जो हॉस्पिटल्स अच्छे काम कर रहे हैं, तो वो अपनी गवर्नमेंट को बोलेंगे कि उनकी गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है। ठीक है ना, तो ग्रेटर क्लैरिटी है। कोई भी ये बोल के नहीं कर सकता कि वो हमारा हक खा गया या सेंटर हमारा हक खा गया या उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में हम लोग नहीं।
ठीक है। तो ग्रेटर क्लैरिटी जब आती है ना गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी के अंदर, तो मैंने आपको पहले भी बताया, जो सिजेशनिस्ट फोर्सेस होती हैं, जो नेशनलिज्म की बुनियाद पे डिवीजन क्रिएट करना चाहती हैं, वो डाइल्यूट हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं कि अगर ईस्ट पाकिस्तान के टाइम पर भी अगर आपने उनको इख्तियारात दे दिए होते, तो शायद वहां पे रहने वाले जो हमारे बंगाली भाई थे, वो कभी भी ना बोलते कि जी ये वेस्ट पाकिस्तान में रहने वाले लोग हमारा हकदार है। वो तो बोलते मुजीबुर रहमान को, भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे पास इख्तियारात है एजुकेशन का, हेल्थ का, रोड्स का, डेवलपमेंट का, तुम क्यों नहीं डेवलपमेंट करा रहे, तुम क्यों नहीं इंप्रूव कर रहे। देन वहां से कहानी चेंज हो जाती है कि जी असल मसला तो सर्विस डिलीवरी का, ठीक है, ब्लेम गेमिंग से कुछ नहीं होगा। दैट इज व्हाई प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इज नेसेसरी, जो केस ने किया, और साइलेंट द नेशनलिस्ट फोर्सेस एंड फोर्स्ड ऑल द सेसिशनिस्ट टेंडेंसीज। और इसकी मैंने एग्जांपल आपको 2-3 एग्जांपल से ये पॉइंट क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट जी, ये थी हमारे पास कुछ इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, बहुत डिटेल में हमने देखे कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, चाहे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हो, एनएफसी हो, ठीक है, रॉयल्टी ऑफ द प्रोविंसेस हो, सीसीआई हो, और फिर ये डेमोक्रेटिक के 4-5 आर्गुमेंट्स हो, सेसिशनिस्ट फोर्सेस को फोरस्टॉल करना हो, नेशनलिस्ट फोर्सेस को साइलेंस करना हो, ये सब थे इसके पॉजिटिव पॉइंट्स। नाउ कम टू द नेगेटिव साइड, देयर आर ऑलवेज टू साइड्स ऑफ द कॉइन, सो इट इज imperative or to discuss the other side as well, and that is the weaknesses and deficiencies of 18th amendment, the so called weaknesses, arguably जिसको कहा जा सकता है, जो लोग बोलते हैं, इसका मैं जवाब भी दूंगा। सबसे पहले जी, 7th एनएफसी व्हाट ट्रिगर फाइनेंशियल क्राइसिस फॉर द सेंटर। हमने देखा कि सेंटर का शेयर जो है वो कम होकर 53 से 42.5 पर चला गया। अब लोग कहते हैं कि भाई सेंटर के पास पैसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि सेंटर की आप देखें दिन ब दिन डेट हमारा बढ़ता जा रहा है, डेट सर्विसिंग की रकम 3000 अरब तक पहुंच चुकी है, सिक्योरिटी कंसर्न आपके सामने है, कभी आपको अफगानिस्तान का बॉर्डर डिफेंस करना पड़ता है, कभी आपको ईरान के इसका बॉर्डर डिफेंस करना पड़ता है, कभी आपको सीपैक के लिए एक नई फोर्स जनरेट करनी पड़ती है टास्क फोर्स 88 के नाम से, कभी आपको फाटा मर्जर के लिए पैसा चाहिए होता है। तो गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं, ठीक है, वो कहते हैं कि भाई 18वीं तरमीम के बाद से क्योंकि सेंटर का जो शेयर है वो कम कर दिया गया, दैट इज व्हाई सेंटर इज फेसिंग फाइनेंशियल क्राइसिस एंड सेंटर नीड मोर मनी, और ये 18वीं तरमीम को खत्म करें ताकि सेंटर के पास पैसा आए। ठीक है, मैं पहले भी बता चुका हूँ सागदार के एग्जांपल पूरे कल वाले लेक्चर में कि भाई फेंसिंग के लिए पैसे नहीं थे, आपके पास जो है फाटा मर्जर के लिए पैसे नहीं थे, और फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये पूरा आर्गुमेंट है कि भाई सेंटर के पास पैसा नहीं है, इसको जो है वो पैसा चाहिए और 18वीं तरमीम खत्म होनी चाहिए। फिर जी, इश्यू ऑफ इनकैपेसिटी इन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स का ये कहना है कि भाई प्रोविंशियल गवर्नमेंट incapable है, they cannot deal the important subjects like law and order, the policing of the provinces, एजुकेशन, हेल्थ, ये कर ही नहीं सकते, इनके अंदर कैपेसिटी ही नहीं है। तो ये इससे अच्छा है कि इनसे लेकर जो है वो सेंटर को दे देने चाहिए, सेंटर इन इंपॉर्टेंट इश्यूज को डील करे तो बेहतर है। फिर रिस्क को मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ अनरिस्ट्रिक्टेड प्रोविंशियल बोरोइंग्स। इसके अलावा एक और आर्गुमेंट ये है कि प्रोविंसेस को ये हक दे दिया गया कि भाई वो इंटरनेशनली पैसे बोरो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑरेंज ट्रेन के लिए आपने पैसे बोरो किए और लाहौर में बनाए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, इसी तरह केपी गवर्नमेंट ने पैसे बोरो किए और आपको पता है कि मास ट्रांजिट सिस्टम बनाया। तो एक व्यू ये भी है कि अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट को आपने अलाउ कर दिया, कहीं ऐसा ना हो कि पैसे लेते रहे और बैंकक्रप्ट हो जाए, फिर सारा खर्चा सेंटर को देना पड़े। फिर ये प्रॉब्लम ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टैंडर्ड्स, हर सूबे में अगर कॉन्ट्राडिक्टरी स्टैंडर्ड होंगे, फॉर एग्जांपल ड्रग रेगुलेशन को आपने डिवॉल्व कर दिया प्रोसेस के ऊपर, तो अगर हर सूबे में अपना ड्रग रेगुलेशन का क्राइटेरिया होगा तो जो मेडिसिन की कंपनीज है वो तो पागल ही हो जाएंगी। तो अगर हर सूबे में अलग अलग स्टैंडर्ड होगा तो इट इज बिकम अ जंगल, फिर उसका हम क्या करेंगे, उसको हम कैसे सेट करेंगे। So these are the argument जिसके अंदर मसला है। फिर इशू ऑफ द लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है कि प्रोविंसेस डेलिबरेटली वीकन करते हैं लोकल गवर्नमेंट को, तो लोकल गवर्नमेंट को सेंटर को देखना चाहिए। देन सीसीआई है जी, द गवर्नमेंट विद इन द गवर्नमेंट। अब इसको बार बार देखते हैं कि क्या ये वाकई है। इसमें से जो सेंटर का पैसे वाला पार्ट है ना, वो तो जेन्युइन कंसर्न है, उसके अंदर कोई दो राय नहीं है, दिस इज लिजिट आर्गुमेंट। इसके अलावा जो जो आर्गुमेंट है मैं आपको उसका आंसर देता हूं और फिर हम पैसे वाले पॉइंट के ऊपर आएंगे कि भाई पैसा नहीं है। पहला, शुड वी रिवोक 18th अमेंडमेंट? द आंसर इज नो। उसका सवाल क्या है, उसका जवाब क्या है, मैं आपको देता हूं। पहले ही हम बात कर लेते हैं इशू ऑफ इनकैपेसिटी इन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, कि भाई प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर इनकैपेसिटी है। द आंसर इज द प्रोविंशियल गवर्नमेंट इज इनकेपेबल एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इज केपेबल। तो क्या 1947 से लेकर 2010 तक
जब जब ये तमाम सब्जेक्ट सेंटर के पास थे, चाहे एजुकेशन, हेल्थ और दूसरे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, तो क्या 100% लिटरेसी रेट था? क्या जो है वो अस्पतालों में बहुत अच्छा इलाज होता था? क्या पुलिसिंग बहुत अच्छी थी? क्या लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा था? क्या लोकल गवर्नमेंट बहुत ज्यादा एफिशिएंट थी? आंसर इज नो। 70 साल आपके पास था ना, 47 से लेकर 2010 तक, ठीक है? तो आपने क्या किया उस टाइम? तो इसका मतलब इनकैपेसिटी आपकी है, ठीक है? फिर 2010 से लेकर अभी कौन सा 2021, 11 साल हुए सिर्फ प्रोविंसेस को ये सेटल करते हुए। तो 70 साल का बैगेज में आपने कुछ नहीं किया, तो आप 10 साल में प्रोविंसेस को आप कैसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं? यानी नॉट क्रिटिसाइज प्रोविंसेस के, भाई देखो एजुकेशन पे कुछ नहीं कर रहे, हेल्थ के ऊपर कुछ नहीं कर रहे। आपने क्या किया 60-70 साल, ठीक है? तो इनकैपेसिटी लाई ऑन बोथ साइड्स, ठीक है? प्रोविंसेस को आप टाइम दें, उनको इंप्रूव करेंगे वो अपनी चीजें, और इंप्रूव हो रही है। मैं आपको एक और बात बताऊं कि जब प्रोविंसेस को इख्तियार होते हैं ना, तो एक कंस्ट्रक्टिव कंपटीशन भी जनरेट होता है। कि फॉर एग्जांपल पंजाब ने एक अच्छा काम किया हेल्थ में ना, तो सिंध की आवाम भी बोलेगी देखो उनकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट कितनी अच्छी है, हमारी तो कुछ भी नहीं कर रही। तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ऊपर जो है ना वो एक प्रेशर क्रिएट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल देखें, डिस्पाइट डिस्पाइट अगेंस्ट द मास ट्रांजिट सिस्टम, इमरान खान उसके अगेंस्ट थे, बट उनको ना चाहते हुए भी केपी में पेशावर में मास ट्रांजिट सिस्टम बनाना पड़ा बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द लोकल पॉपुलेशन कि भाई पंजाब में बन रही है, आप कैसी हुकूमत है, आप बनाए हमारे मुल्क, और उनको बनाना पड़ा, ठीक है? कराची में ग्रीन लाइन लानी पड़ी, वो तो चले सेंटर का प्रोजेक्ट है, उसका प्रोविंशियल गवर्नमेंट से क्या क्या ताल्लुक है, लेकिन ऑटोमेटिकली जो है ना वो कंपटीशन जनरेट होता है जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास इख्तियार होते हैं। फिर ये जो बात है कि इनकेपेबल है, तो इनकेपेबल तो आप सेंटर था कि 60 साल तक कुछ नहीं किया, ठीक है ना? इनकेपेसिटी के आप प्रोसेस के बारे में तो कुछ बोल ही नहीं सकते। देन जी हमारे पास रिस्क ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, तो ऐसी बात नहीं है। ये जो लोग कहते हैं उनको शायद पता नहीं है, या जो है वो गुमराह करना चाहते हैं अवाम को। एक प्लेटफॉर्म है जी हमारे पास, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, ठीक है? एनईसी के नाम से नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, और उसके अंदर सेंटर के इकोनॉमिक मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर भी बैठते हैं, दूसरी मिनिस्टर भी बैठते हैं। और अगर गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को एक खास रकम से ज्यादा कर्जा लेना है ना, तो एनईसी से पास कराना होता है। विदाउट अप्रूवल ऑफ एनईसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक खास रकम से ज्यादा कर्जा नहीं ले सकती। फिर है जी प्रॉब्लम ऑफ कॉन्ट्रडिक्टरी स्टैंडर्ड्स, ठीक है? क्या प्रॉब्लम ऑफ कॉन्ट्रडिक्टरी स्टैंडर्ड्स है? बिल्कुल है। क्या उसको सही हो सकता है? जी बिल्कुल सही हो सकता है। उसके लिए हमारे पास प्लेटफॉर्म है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, ठीक है? काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में क्या है जी? काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में फॉर एग्जांपल ड्रग रेगुलेशन है। अब ड्रग रेगुलेशन एक ऐसी चीज थी, प्रोविंशियल ने वॉलंटरीली सरेंडर किया उस सब्जेक्ट को कि भाई आपका आर्गुमेंट बिल्कुल सही है, ड्रग का एक ही स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसको सेंटर डील करे। बिल्कुल सेंटर डील कर रहा है, आप उन्होंने वॉलंटरीली सरेंडर कर दिया। कुछ वो लोग कहते हैं भाई एजुकेशन है, फॉर एग्जाम्पल सिंगल नेशनल करिकुलम मैंने आपको पढ़ाया था, और उसके लिए पूरे पाकिस्तान में एक ही स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो जब अलग अलग स्टैंडर्ड होगा सूबे में, तो किस तरह वो इंप्लीमेंट होगा? द आंसर इज देयर इज अ प्लेटफॉर्म ऑफ काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में आप डिबेट करें, डिस्कस करें, और आप देखें एक जैसा स्टैंडर्ड हो सकता है। कम से कम जो STEM के सब्जेक्ट है, जिसके अंदर हमारे पास साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स या इंग्लिश भी उसके अंदर डाल दें, वो आप जो है वो उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करें, उस स्टैंडर्ड को आप सेम कर दें विद द अप्रूवल ऑफ द प्रोविंसेस। और प्रोविंसेस को आप रूम भी दे दें कि भाई यस यू कैन टीच योर ट्रेडिशंस, योर कल्चर, योर लैंग्वेज। आप लोग अपने लैंग्वेज और कल्चर के साथ वो पढ़ाएं लोगों को। बाकी इस्लामियात, इंग्लिश और STEM के जो सब्जेक्ट्स हैं उसको आप कांस्टेंट कर दें, उसको आपको स्टैंडर्ड मेंटेन कर दें। कंसेंसस डायलॉग से हर चीज मुमकिन है, कंसेंसस क्रिएट हो सकता है, बट ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ दीज इश्यूज, if you raise the argument that we should revoke 18th amendment, then it is injustice, then it is irrational, because an amendment which consists of almost 104 changes, if you revoke it, then it will trigger a constitutional crisis. तो ये तो कोई बात नहीं है। अब आ जाते हैं जी प्रोविंशियल, ये जो बात है पैसा नहीं है। So the only solution to generate more revenue, कि आप अपना टैक्स टू GDP रेशियो बढ़ाएं, ठीक है? अब टैक्स टू GDP रेशियो का ये मतलब नहीं है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाते जाओ, सेल टैक्स बढ़ा दो, GST बढ़ा दो। इसका ये मतलब है कि आप FBR के अंदर रिफॉर्म्स लेकर आए, और इसको हमने पूरा डिस्कस किया है कि भाई FBR के अंदर रिफॉर्म्स आ सकते हैं और टैक्स कलेक्शन बढ़ सकती है। आप अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं, फेडरल लेवल की बात कर रहा हूँ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं, रेमिटेंसेस बढ़ाएं, एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं। आप जो है वो टैक्स FBR के अंदर रिफॉर्म्स लेकर, और आप देखें कि कितना आपका टैक्स कलेक्शन इंप्रूव होता है। ये रोना कि हमारे पैसे नहीं है, सूबों से पैसा ले लो और 18वीं तरमीम बंद कर दो, ये कोई बात नहीं है। सूबों को आप पैसा देकर उनको एहसान नहीं कर रहे, आपने उनको ज्यादा सब्जेक्ट दिए हैं, डिवॉल्व किए हैं, तो ज्यादा सब्जेक्ट को चलाने के लिए पैसा भी ज्यादा चाहिए।
ठीक है जी। अच्छा, अब एक और आर्गुमेंट आता है कि भाई सूबे क्यों अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, सूबे अपने आप को इम्प्रूव ही नहीं करेंगे, उनको तो हर साल पैसा मिल रहा है और वो उसको एंजॉय करते रहेंगे, फिर पता है पैसा मिल जाएगा और कम भी नहीं होगा क्योंकि आपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया है। तो इसका आंसर ये है कि हाँ, इस चीज को आप थोड़ा सा देख सकते हैं, वहां पर आप क्राइटेरिया बना सकते हैं कि भाई जो सूबा ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा या ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करेगा वो इंसेंटिव बेस्ड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल चाइना में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो ये होता है कि जो अच्छी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है उसको मजीद ऑटोनॉमी दे दी जाती है, जो बुरा परफॉर्म करती है उसकी ऑटोनॉमी कम कर दी जाती है। बट अगेन इट इज सेंसिटिव इशू कि आप प्रोविंसेस की ऑटोनॉमी से छेड़ नहीं सकते। हाँ, लेकिन आप एक क्राइटेरिया बना दें कि भाई प्रोविंसेस का जो सर्विसेज का जो वो टैक्स जनरेट करते हैं वो इतना होना चाहिए, इतना कलेक्ट होना चाहिए, उनको आप टारगेट दे दें प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को, ताकि वो भी जो है वो रेवेन्यू कलेक्शन के अंदर जो है अपना पार्ट प्ले करें। आप कोई भी नेशनल सिक्योरिटी का मसला है तो उसके ऊपर भी आप प्रोविंसेस में एक लेजिस्लेशन कर सकते हैं कि जब भी नेशनल सिक्योरिटी का मसला आएगा, लाइक फेंसिंग ऑफ बॉर्डर था अफगानिस्तान वाला या ईरान का बॉर्डर है, तो प्रिंसेस को हर अपने लिहाज से देखते हुए उसके अंदर कंट्रीब्यूट करना चाहिए। बट these all things happen through debate, through dialogue in CCI and other platforms like National Assembly. But revoke karna, it's not a solution. In the end, should we revoke 18th Amendment? The answer is no. क्यों? फेडरेशन मजीद वीक हो जाएगी, प्रोविंशियल और नेशनलिस्ट फोर्सेस स्ट्रांग हो जाएंगी, इंटर प्रोविंशियल और सेंटर प्रोविंशियल डिस्प्यूट्स मजीद बढ़ जाएंगे एंड द होल नेशनल यूनिटी विल डिस्टर्ब। रजा रब्बानी ने कोटेशन में कहा है कि फेडरलिज्म इज द रूट कॉज ऑफ पाकिस्तान, इफ एनीवन ट्राइज टू वीकन इट or to do away with it, it will bring unimaginable negative impact for the state of Pakistan. And the same way, the muted rumors about rolling back 18th Amendment will alienate provinces and undermine the federation by putting federating units against the center. सब लोग आपस में सामने आमने हो जाएंगे and the whole national unity will jeopardize basically. ठीक है, so this is how what is 18th Amendment. This is the critical review of 18th Amendment. If you have any question related to it, शुरू से लेके आखिर तक हमने बड़ा डिटेल में पढ़ा। आपका कोई भी क्वेश्चन है आप पूछें, और अगर नहीं है तो बाकी की जितनी अमेंडमेंट है उसका लेक्चर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह, आप भी उसको पढ़िएगा। कोई सवाल है जी आपका? लास्ट स्लाइड सर कोटेशन नोट करनी कर लीजिएगा, जब आपको वीडियो रिकॉर्डिंग मिले तो उसमें से कोटेशन नोट कर लीजिएगा। मानूर सगीर कह रहे हैं सर हाई ट्रीजन पॉइंट। ठीक है, हाई ट्रीजन पॉइंट्स की जो है वो मैं आपको बताया कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करेगा, एब्रोगेट करेगा, सस्पेंड करेगा, हेल्ड इन एब्यूज करेगा तो उसके ऊपर हाई ट्रीजन लगेगा, गद्दारी का केस, यानी इसको कैपिटल पनिशमेंट दी जाएगी, फांसी की। और ना सिर्फ उसको बल्कि उसके एबिटर्स और सपोर्टर्स को भी दी जाएगी। और उसके साथ साथ कोई अगर ये एक्ट करता है तो पाकिस्तान का कोई भी अदालत इस चीज को अप्रूव नहीं कर सकती जैसे कि पहले करती आई है। इसका क्या मतलब कि अब कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट करना, सस्पेंड करना तकरीबन इम्पॉसिबल है। और कोई किसी को सवाल जी? चले जी, इंशाल्लाह वील मीट ऑन मंडे। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर जी। आपका जो है ये वाला लेक्चर और जो लास्ट लेक्चर हुआ था हमारा न्यू प्रोमिसेस का, वो दोनों मैं आज शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह जी। और जो बाकी के अमेंडमेंट्स का लेक्चर है वो भी, तो 3 लेक्चर शेयर होंगे जिसमें 2 ऑलरेडी हो चुके हैं, एक जो है वो आपको सुनना है, कल आप सुन लीजिएगा तो अच्छा हो जाएगा। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर जी, एंजॉय योर वीकेंड जी।